अगर सी प्रोग्रामिंग का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब समझो कि ये मैंडेटरी है, सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस। और आप जो भी इंटरव्यू फेस करोगे उसमें सी एंड सी प्लस प्लस से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी सी एंड सी प्लस प्लस को लेकर सारा कॉन्सेप्ट आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा। एडवांस लेवल में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, जावा हो गया, VB डॉट नेट हो गया, सी शार्प डॉट नेट हो गया, PHP हो गया, ठीक है, ये चीज। तो सी सी प्लस प्लस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो आगे जो भी एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे जैसे जावा, तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, VB डॉट नेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी शार्प डॉट नेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये सब सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करता है, राइट। तो हम लोग देखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। तो मैंने एक वर्ड जो बोला है कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो मदर लैंग्वेज है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। सी से आप कैसे प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोग्रामिंग का लॉजिक होता है, ठीक है, यानी उस लॉजिक को हम लोग पूरा सीखते हैं। काफी सी प्रोग्रामिंग पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रोग्राम बनाना सीख जाते हो, प्रोग्राम डेवलप करना बनाना आप जान जाते हो, ठीक है, तो आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एक चीज ध्यान दो, प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जितना मैथ आपके लिए इंटरेस्टेड था, जैसे मैथ आप लोग बनाते थे उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, उसी तरह से प्रोग्राम्स भी बनना चाहिए, ठीक है। एक पैटर्न पे हुआ तो कम से कम 10 प्रोग्रामिंग बन गया, दूसरे पैटर्न पे भी हो गया तो 10 प्रोग्राम हम लोग बना लिए। प्रोग्रामर का मतलब ही होता है कोडिंग करना, और कोडिंग से आपको डरना नहीं होगा, कोडिंग से आपको डरना नहीं होगा। जैसे सपोज अब मैनेजर का काम क्या है, मैनेज करना, वो मैनेज से थोड़ी डरेगा। कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो तो मैनेजर ही जानेगा। और आप प्रोग्रामर हो, BCMC करके प्रोग्रामर बनोगे, BBM MBA करके मैनेजर बनेगा। और प्रोग्रामर का मतलब ही होता है कोडिंग करना, तो कोडिंग से क्यों डर। और यही अगर सी प्रोग्रामिंग अगर आपका वीक हो जाता है तो आगे आने वाला सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका वीक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पढ़ने का क्या तरीका होता है, ठीक है। मेरे क्लास में तौर तरीका आपको अपनाना होगा, पहले ही हम स्टार्टिंग में बोल दिए हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि 15 20 40 स्टूडेंट, मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो रेगुलर क्लास करे, राइट, ठीक है। मैं इसमें से 3 4 स्टूडेंट का तो मैं परफॉर्मेंस ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कभी क्लास करना है, कभी नहीं करना है, कभी करना है। इसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, रेगुलरिटी, क्लास में रेगुलर रहो। और जैसे हम बोले, जैसे असाइनमेंट डे जैसे बोले वैसे आपको पढ़ना है, टाइम पे असाइनमेंट आपको बनाकर देना है। जहां प्रॉब्लम है आप इमीडिएटली पूछो, ठीक है, चुप नहीं रहना है। जहां प्रॉब्लम है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको तुम 100% समझ नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको तुम 100% समझ नहीं सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, हम किसी टर्म के बारे में 90% ही क्यों समझे या 99% ही क्यों समझे, 1% में क्या दिक्कत आ रहा है आपको, 1% में आपको क्या दिक्कत आ रहा है। तो किसी टर्म को 100% समझने का कोशिश करो और आदत डालो कि क्लास में क्वेश्चन करने के लिए पूछे, चुप रहना, चुप नहीं रहना है, आपको पूछना है। एक है भी,
ये वन हु क्वेश्चन इज फुल फॉर वंस बट वन हु डज नॉट फुल फॉर एवर। जो प्रश्न करता है एक ही बार मूर्ख बनता है, जो प्रश्न नहीं करता वो हमेशा के लिए मूर्ख बना रहता है। आप अभी लर्निंग फेज में हो, आप सीखने आए हो, आपके लिए हर चीज नया टर्म है, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे? पूछने में हेजिटेशन तो नहीं होना चाहिए। और वही स्टूडेंट अगर शुरू से, ठीक है, हर चीज को ध्यान से रेगुलर क्लास कर रहा है, टाइम से क्लास ज्वाइन कर रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, वो अच्छा करेगा ही। और एक चीज हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है, अरे डिग्री तो बीसीए का डिग्री या एमसीए का डिग्री, जो भी हो, डिग्री तो हाथ में मिल ही जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूं डिग्री का केवल काम क्या है, डिग्री का केवल इंपॉर्टेंस क्या है? बस डिग्री आपको इंटरव्यू टेबल पे पहुंचा देगा, डिग्री आपको इंटरव्यू टेबल के पास पहुंचा देगा। और जैसे ही इंटरव्यू टेबल के पास पहुंच जाओगे, वहां आप अब क्या जानते हो, आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास क्या टैलेंट है, उसको देखा जाएगा। और आईटी एक ऐसा फील्ड है, अगर तुम उसमें कुछ नहीं जानते हो, हमेशा तुम अप टू डेट नहीं रहते हो, तब आपको हमेशा एलवेज प्रॉब्लम होते रहेगा। तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है, किसी चीज को तुम सीखने जा रहे हो तो उसको टाइम से करो, सीरियस उसको प्राइमरी मानो, सेकेंडरी नहीं। अगर तुमको ये मानना है कि प्रोग्रामिंग हमको सीखना है, तो अब उसको सेकेंडरी मानो, उसको प्राइमरी मानो। सेकेंडरी में अदर चीज हो। पिछला बार कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैंने सुना था, ठीक है, कि सर हम शाम में खेलने जाते हैं, उसके कारण से हम शाम में क्लास करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। चलो उसको मैनेज किया जा सकता है, टाइम को इधर उधर करके। मनोज सर बताया कि सर इन लोग को प्रॉब्लम हो, बच्चा भी मेरे साथ पास बोला था। तो ऐसा नहीं कि खेल, अब तो तुमको 2 साल पढ़ना है, 2 साल, हाँ 2 साल, और उस पे पढ़ाई पे अगर फोकस तुम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो है ही। तो तुम खेल में ही अच्छा करो, अगर अच्छा क्रिकेटर तुम बन जाओगे तो क्या दिक्कत है? अब नहीं तो गए मनमौजी केवल खेलने चले गए, तो उस समय को मैनेज करके भी खेला जा सकता है। मॉर्निंग में भी क्रिकेट खेला जा सकता है, या 1 घंटा क्लास करने के बाद भी खेला जा सकता है। तो ये सब रीजंस सुटेबल रीजंस नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पे पीडीएफ है, मैं उसको निकालता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे चलेंगे हम ऑनलाइन फोल्डर में, हैंड रिटन नोट्स, और ये है सी हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जो भी कनेक्ट हैं, आप जूम कर सकते हैं, कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सिलेबस ऑफ सी है, ये सी का सिलेबस है, आप देख रहे हो। ओवरव्यू ऑफ सी, ओवरव्यू ऑफ सी में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, सी का क्या हिस्ट्री है, सी का क्या एडवांटेज है, सी का क्या डिसएडवांटेज है, सी का क्या एप्लीकेशन है, और सी में टोकन्स यूज होने वाले क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, दूसरा मॉड्यूल है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये सारा यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, राइट। ये सब यहाँ पर देखो, इतना पढ़ना है, और यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो गया। ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा ग्रुप पे, ठीक है। और पीडीएफ शेयर हो जाने के बाद जहां तक क्लास में पढ़ाई हो
उसको नोट्स बनाते जाना है, उसको नोट्स बनाते जाना है। जैसे कोई बच्चा ये नोट्स बनाया है ना, तभी ना हमको ये पीडीएफ कन्वर्ट करके दिया है। मैंने उसको मांगा कि तुम पीडीएफ बना कर दो, हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, उसमें मदद करेगा। नहीं तो ये सब पॉइंट तो हमको बनाना पड़ता या लिखना पड़ता, या तो उसके पास नोट्स है तब ना उस नोट्स को आज हम ऑनलाइन में ये कन्वर्ट कर दिए ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ओवरव्यू। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जिसमें हिस्ट्री ऑफ सी। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानोगे कि वो है क्या, सी प्रोग्रामिंग है क्या। ध्यान देना सभी लोग। सी इज ए हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज कॉल्ड मिड और मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी हमारा सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। इसी कारण से सी को हम मिड और मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि सी को मिड और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, सी को मिड और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्यों रीजन देना होगा। कोई पूछ सकता है ना, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आपको यही बोलना होगा, सी सपोर्ट्स बोथ हाई एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। लो लेवल कहने का मतलब मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग। सी में हम मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जिसको कहते हैं बाइनरी प्रोग्रामिंग, वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आप लोग से। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन बताएंगे वो हैंड रेज करेंगे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कौन कौन बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। बोलिए। बस एक दो स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ। तुम सबसे पहले बोलो अनुभव। सर डेफिनेशन बोलना है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, मतलब इससे क्या समझते हो। डिफिनीशन, एग्जाम्पल, जो कुछ बताना चाहते हो, जैसे बताना चाहते हो आप बताइए। सर लो लेवल लैंग्वेज में सर जो बेसिक लैंग्वेज रहता है वो सब इंस्ट्रक्शन रहता है, वो सब रहता है सर। बेसिक इंस्ट्रक्शन रहता है लो लेवल में। यस सर। आप बताइए। सर ये लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी नंबर से हम कोडिंग करते हैं और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो हम 0 1 के फॉर्म में लिखते हैं, और जो कि यूजर को अंडरस्टैंडिंग में बहुत दिक्कत होता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसमें हम यूजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, देन वो कंप्यूटर कंपाइलर के थ्रू अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। ध्यान दीजिए सभी लोग। दो तरह का। हाँ, बोलो सलोनी। हाई लेवल लैंग्वेज जो है सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसमें हम लोग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो बिल्कुल, और विच इज नोन एज अ सोर्स डाटा। एग्जांपल में हो गया सी, सी प्लस प्लस और जावा। वेरी गुड, बिल्कुल आपने भी सही बताया, कुछ पॉइंट इसमें ऐड किया, बिल्कुल अच्छा। चलिए, और कोई बताएंगे। आइए, आप लोग ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये तो बिल्कुल कंप्यूटर फंडामेंटल का चीज है जो आपने सही बताया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कोई भी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? किसी लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज से कम्युनिकेट होना। अगर हम कोई लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो कम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हो तो हम अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हम आपसे कम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं। आप हिंदी बोलना जानते हो और मैं आपसे कम्युनिकेट होना चाहता हूं तो मुझे हिंदी जानना होगा। अगर आप फ्रेंच जानते हो तो मुझसे अगर आपसे कम्युनिकेट होना होगा तो मुझे फ्रेंच जानना होगा, राइट? तो उसी तरह से कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट होने के लिए मुझे किसका जरूरत पड़ा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का नीड हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवाइड किया गया और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवाइड किया गया। और लो लेवल को दो पार्ट में बांटा गया। लो लेवल प्रोग्रामिंग को दो पार्ट में बांटा गया, एक असेंबली प्रोग्रामिंग में डिवाइड किया गया और एक आपका, ठीक है, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में डिवाइड किया गया। मेरे बात को समझिएगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या? जो सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं, आप जो सोर्स कोड लिखते हो, जो यूजर समझता है, ठीक है, कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, आप समझते हो, ठीक है। तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वैसा सोर्स कोड जिसको यूजर आसानी से समझता हो, ठीक है, वो प्रोग्राम हमारा रीडेबल हो, ठीक है, प्रोग्राम हमारा अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन आप जानते हो और एक चीज और, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन और कोडिंग को लिखने के लिए हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करते हैं। जो तुम मैथमेटिक्स में ऑपरेटर पढ़े उस ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब प्लस यूज करना है तो प्लस लिख देते हो, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लिख देते हो, मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन लिख देते हो, राइट? उसी को कहते हैं हाई लेवल सोर्स कोड। और कंप्यूटर, आप जानते हैं कि कंप्यूटर हाई लेवल सोर्स कोड को नहीं समझता है, ठीक है। तो कंप्यूटर किसको समझता है? वो कंप्यूटर केवल मशीन लेवल प्रोग्रामिंग को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0-1 फॉर्मेट में डेटा को समझता है। तब तो हम लोग हाई लेवल से तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो उसमें ट्रांसलेटर लगा हुआ रहता है। अगर हम फ्रेंच नहीं जानते हैं, आप फ्रेंच में बोल रहे हैं, तो ट्रांसलेटर हमको उस फ्रेंच को हिंदी में समझा देगा। तो ट्रांसलेटर का काम है एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कन्वर्ट करना। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है? कंपाइलर लगा हुआ है, इंटरप्रेटर लगा हुआ है, असेंबलर लगा हुआ है, जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। C++, जावा, VB.NET, C#.NET, PHP, ये सब सारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने सही बताया, इसका कोडिंग हम लोग 0 और 1 फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। इसी कारण से इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। जो भी कोडिंग होगा 0 और 1 फॉर्मेट में होगा। कंप्यूटर तो उसको डायरेक्ट समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीन इंस्ट्रक्शन को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को ही समझता है, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग हम लोग उसमें 0 और 1 में लिखे हुए हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेटर का जरूरत आपको नहीं है। लेकिन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर उस कोडिंग को नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या सबसे पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया? नहीं, सबसे पहले मशीन लेवल प्रोग्रामिंग आया, ठीक है। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कत हुआ यूजर को, ठीक है, समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज होता है। निमोनिक्स कहने का मतलब क्या? हाँ, जैसे एडिशन के लिए ऐड यूज हुआ कीवर्ड्स,
सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए डिव, ये सब निमोनिक्स यूज हुआ, सिंबल यूज होने लगा, तो यूजर को थोड़ा सा यहाँ पे सुविधा हुआ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम था ही। यहाँ पर भी आप जानते हो कि कंप्यूटर तो मशीन लेवल को ही समझता है, तो असेंबली को तो नहीं समझता है, तो असेंबली को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? असेंबलर। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। फिर उसी तरह से इसके बाद असेंबली में दिक्कत हुआ तो हाई लेवल सोर्स कोड आया, तो हाई लेवल सोर्स कोड यूजर फ्रेंडली हुआ, यूजर उसको आसानी से समझ सकता है, राइट कर सकता है, ये सब आया। तो वहां पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किया गया, जो कंपाइलर हाई लेवल सोर्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? Yes, sir. A compiler is a software program that transfer high-level source code that is written by a developer in a high-level programming language into low and interpreter. The basic purpose of interpreter is same as that of compiler. In compile the program, it directly translate and executable in general version. लाइन बाय लाइन होता है। हाँ, ये लाइन बाय लाइन, वेरी गुड। लाइन बाय लाइन आपने स्लोली छोड़ दिया। सर लाइन बाय लाइन होता है, वो एक साथ करता है पूरी। हाँ, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस? देखिए, सही आप लोग ने बताया, बिल्कुल सही। देखो हाई है ना, जब जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, बट एक कंपाइलर में नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे तीन डिफरेंस क्या तुम कर सकते हो, ये तो क्लियर है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तो सही है कि दोनों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दोनों का काम क्या है? यहाँ पे दोनों का काम है हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, राइट। लेकिन मेजर दो डिफरेंस क्या आपको बताना होगा कि कंपाइलर आपका, ठीक है, एट ए टाइम पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, राइट। अगर इसका एग्जांपल आप देना चाहते हैं तो सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने क्यू बेसिक पढ़ा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। क्यू बेसिक लाइन बाय लाइन, या थर्ड ईयर में विजुअल बेसिक, ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। इसमें लाइन बाय लाइन सोर्स कोड चेक होता है, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर काम करता है। यहाँ पर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर काम करता है। VB.NET हमारा एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करता है लाइन बाय लाइन। अगर फर्स्ट लाइन में ही गलती हो गया तो जैसे इंटर मारोगे वहां पे एरर शो कर देगा, वो आपको वहीं पे आपको क्या करना होगा? सही करना होगा। दूसरा चीज क्या है कि कंपाइलर का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। जो भी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, और जो इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर एट ए टाइम पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और आपका इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है? 1 by 1 करता है, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्लो होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं पीडीएफ पे। तो हमेशा इंटरव्यू में याद रखिएगा, पूछा जाता है सी और सी प्लस प्लस, सी और सी, यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे सी एंड सी प्लस प्लस दोनों प्रोग्रामिंग को मिड या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। सी में डायरेक्ट मशीन लेवल का भी प्रोग्रामिंग होता है, सी प्लस प्लस में डायरेक्ट मशीन लेवल का भी प्रोग्रामिंग होता है। इसीलिए ना सी और सी प्लस प्लस का मेन पर्पस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। सी का मेन पर्पस होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग करना। मैं दो चीज यहाँ बताना चाहूंगा।
एक मिनट, एक सिस्टम प्रोग्रामर्स होता है और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होता है। एक सिस्टम प्रोग्रामर्स होता है और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होता है। कोई मुझे बता सकता है सिस्टम प्रोग्रामर्स और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, या सिस्टम प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सबसे पहले बेस्ट होगा कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, पहले बोल लीजिए आप। सर सी लैंग्वेज मतलब हम लो लेवल लैंग्वेज में भी करते हैं। वही तो मैं बता रहा था। यहाँ जो लाइन है सी इज अ हाई लेवल एंड लो। हाँ, तो सर मतलब हम उसको बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सी में, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप सी में बाइनरी लेवल का प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो वो सी सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोग जो सी में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? हाई लेवल सोर्स कोड। वही तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये बताइए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या होता है, सिस्टम प्रोग्रामर्स क्या होता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बताएं मुझे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के किसी वर्क के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे गेम के लिए या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। वेरी गुड। और कोई बताना कोई चाहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ बोलिए सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तब यूज करते ना जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी उस पे इंस्टॉल्ड हो, तब सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब यूज करते जब आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो किसी एप्लीकेशन का, तब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तभी सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप ये बोलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करेंगे तब उस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा। यस सर, और वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल सही। आइए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए सभी लोग। आपने सही बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे। यहां तक कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा, बूट भी नहीं करेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। इसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, नेटवर्क ड्राइवर्स, डेटाबेस ड्राइवर्स, ये सब सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। अगर नेटवर्क ड्राइवर्स नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं होगा तो ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हो। अगर कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं होगा तो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पार्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका, ठीक है, आपने एक एग्जांपल अच्छा बताया, गेम किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, या कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, या कोई आपका कोई शॉप है, सुपरमार्केट का सॉफ्टवेयर है, रेलवे का सॉफ्टवेयर है। अब आप ही बताइए, रेलवे का सॉफ्टवेयर रेलवे के लिए ही काम करेगा, वो आपका फ्लाइट के लिए तो काम नहीं करेगा, वो हमारा सुपरमार्केट के लिए तो काम नहीं करेगा। सुपरमार्केट का सॉफ्टवेयर सुपरमार्केट के लिए ही काम करेगा। कोई मेडिकल एजेंसी का सॉफ्टवेयर है तो उसी के लिए काम करेगा।
किसी शोरूम का कोई सॉफ्टवेयर है तो उसी के लिए काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि एक सिस्टम प्रोग्रामर होता है और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। सिस्टम प्रोग्रामर उस प्रोग्रामर को कहते हैं जो कंपाइलर डिजाइन करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करता है, जो इंटरप्रेटर डिजाइन करता है, जो डेटाबेस ड्राइवर्स डिजाइन करता है, उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। और सिस्टम प्रोग्रामर बनने के लिए आपको सी एंड सी प्लस प्लस का पूरा मशीन लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कंपाइलर डिजाइनर बने, कंपाइलर डिजाइनिंग जो बीटेक में कोर्स है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को पढ़ाया जाता है कंपाइलर डिजाइनिंग। अगर आप चाहते हो कि हम सिस्टम प्रोग्रामर बने तो सी एंड सी प्लस प्लस वहां पे आपका इंपॉर्टेंस रोल निभाएगा और पूरा मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग आपको सी एंड सी प्लस प्लस का पढ़ना होगा, तभी आप कोई कंपाइलर डिजाइन कर सकते हैं। आप सोचिए, सी एंड सी प्लस प्लस के लिए बहुत सारा कंपाइलर है। टर्बो सी कंपाइलर है टर्बो कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर है, फिर आपका बोर्डलैंड कंपाइलर है, फिर आपका डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर है, ठीक है, फिर आपका कोड ब्लॉक सी प्लस प्लस कंपाइलर है। आप अपना कंपाइलर भी बना सकते हो, तो कंपाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन डेवलप करता है? सिस्टम प्रोग्रामर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपको यूज होता है, ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है, जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनेंगे। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं। सपोज किसी हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर आ गया, किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसी आप कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसी सुपरमार्केट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम ही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना। तो सी एंड सी प्लस प्लस का मेन पर्पस क्या है? सी एंड सी प्लस प्लस का मेन पर्पस है सिस्टम प्रोग्रामिंग करना। सिस्टम प्रोग्रामिंग आप जावा में नहीं कर सकते हो, आप VB.NET में नहीं कर सकते हो, C#.NET में नहीं कर सकते हो, PHP में नहीं कर सकते हो। ये सब को यूज करके हम लोग एप्लीकेशन पढ़ के एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो या वेब बेस्ड ना हो, ठीक है। अब आइए, मैं बता देना चाहता हूं कि सी को डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T Bell Laboratory of USA in 1972। AT&T लैबोरेटरी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये अमेरिका का बहुत बड़ा लैबोरेटरी है, जहां पे यूनिक्स भी डेवलप हुआ था, लिनक्स डेवलप हुआ था, C++ भी यहीं पर डेवलप हुआ था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहीं पर डेवलप हुआ था। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म, AT&T स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। AT&T का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब 1 मिनट समय है, आप अभी फिलहाल, ठीक है, इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे और रेगुलर ज्वाइन कीजिए, तब देखिए पढ़ने का क्या मजा है। अब ऐसा नहीं कि एक क्लास ज्वाइन किए फिर दूसरे दिन नहीं ज्वाइन किए। अगर आपको प्रोग्रामिंग से डर को हटाना है, तब लगता है कि हम मैथ जैसा प्रोग्राम्स डेवलप करें, तो आपको सी में ही मिलेगा, ठीक है, जिसमें मतलब 2 चीज हमेशा याद रखना है, क्लास को रेगुलर करना, जितना प्रोग्राम्स हम देंगे, लैब मैनुअल देंगे हम, सी का लैब मैनुअल जिसमें 150 प्रोग्राम है, वो सारे प्रोग्राम को आपको 1 by 1 करके आपको क्या करना होगा? बनाना।